Hello learners, I welcome you all in my video series on All About Education. I am Dr. Sunita Sundriyal. I would be discussing with you some important topics and concepts which we come across in the field of education. As a teacher या शिक्षा में हम कह लें कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनमें सबसे अहम होता है लेसन प्लानिंग। तो जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूर करके जाता है। इसी तैयारी को हम प्लानिंग कह सकते हैं। और बिना तैयारी के तो टीचर को कभी कक्षा में जाना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने टास्क, अपने वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी गतिविधि करने जा रहे हैं उसको आप सफलतम तरीके से पूरी करें, तो उसके लिए प्लानिंग अति आवश्यक है। इसी तरह से एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है और कक्षा में जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु बच्चों के समक्ष रखने जा रहा है, उसके लिए उसको पहले से ही कुछ न कुछ तैयारी करनी चाहिए। इसी को हम पाठ नियोजन या लेसन प्लानिंग कहते हैं। बहुत सारे शिक्षाविदों ने इसमें बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ लैंडन की। इन्होंने कहा कि लेसन प्लान इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द लेसन पुट अपॉन पेपर, यानी कि ये एक खाका बनाया जाता है जिसको हम पेपर पर बनाते हैं with all the important points whether of matter or method clearly marked। अर्थात कि जितने भी हम कंटेंट आज पढ़ाने जा रहे हैं उसके मुख्य बिंदुओं को हम किस तरह से, किस विधि द्वारा कक्षा में स्पष्टता से प्रस्तुत करने वाले हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जोसेफ लैंडन के अनुसार पाठ योजना कागज़ पर अंकित किए जाने वाली पाठ की रूपरेखा है, जिसमें पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप में आ जाते हैं, चाहे उनका संबंध विषय सामग्री से ही क्यों ना हो। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जोसेफ लैंडन हमें क्लियरली क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना प्लानिंग के, और वो प्लानिंग ऑब्वियस सी बात है, हम पेपर पे बनाते हैं, पेपर पे हम अपना पूरा कंटेंट जो है पूरा का पूरा नहीं, एज इट इज़ नहीं लिखते, हम मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं और कौन सी विधि प्रविधि अपनाएंगे उसके बारे में हम उसमें जिक्र करते हैं, यानी कि मेंशन करते हैं। उसी प्रकार से बिनिंग एंड बिनिंग ने भी बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, सेलेक्टिंग द कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु का चयन करना, एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। अर्थात पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रम में व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करना भी शामिल किया गया है। बहुत क्लियर कह दिया बिनिंग एंड बिनिंग ने कि लेसन प्लान में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि सबसे पहले हम तय करें कि कक्षा में जाने से पूर्व मैं क्या उद्देश्य चाहता हूँ, मेरे आज पढ़ाने का पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है मेरा कक्षा में जाने के लिए, तो वो तय करना है। अच्छा, उद्देश्यों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ दे आर डिफाइंड एंड फ्रेम्ड। उनको कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हम पाठ्य वस्तु है उसका चयन करते हैं, यानी कि तय करते हैं कि आज कक्षा में मैं क्या, कितना और कैसे पढ़ाऊंगी, क्या मेथड अप्लाई करूंगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें मैं तय करके ही जाऊंगी। और जो मैंने ये तय किया है, जो मैंने प्लान किया है, जो मैंने योजना बनाई है, इसी को हम लोग पाठ योजना कहते हैं, इसी को लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो अब हम जानेंगे लर्नर्स की नीड ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है, यानी कि पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है हमें, हम क्यों पाठ योजना बनाना चाहते हैं, हम क्यों बनाएं इस पाठ योजना को, बिना पाठ योजना बनाए हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैंने पहले ही बताया कि आपका कार्य जो है वो पूर्णतः सक्सेसफुल
नहीं होगा। इसलिए हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए। तो पहला पॉइंट कहता है टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक, यानी कि हमें अपने जो शिक्षण कार्य है उसको नियमित बनाना है, उसमें कंटिन्यूटी आती है। जब हम बिना प्लानिंग के जाते हैं ना कक्षा में, तो क्या होता है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में कोई पॉइंट स्किप कर जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, और फिर बाद में हम अगर भूल गए हैं तो बाद में उठा लेते हैं, याद आ जाता है, और कई बार याद ही नहीं आता तो वो छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी लूप होल्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी प्रकार की कहीं पे कमी रह गई तो आप ये यकीन मानिए कि बच्चे को जब वो आगे क्लास में जाएगा वो उन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो पूर्व ज्ञान है, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं वीक रह गया है। सो इट शुड बी सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इसलिए जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें वो हेल्प करता है कि हम नियमित रह सकें और सुसंगठित रह सकें। दूसरा पॉइंट कहता है कि हम अपने कंटेंट को लॉजिकली प्रेजेंट कर पाएँ, यानी कि हम अपने जो प्रस्तुतिकरण है उसको क्रमबद्ध तरीके से कर सकें। जब हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी, कहीं कुछ मिस होने के चांस नहीं है, आप किसी प्रकार की किसी भी गलत फहमी के शिकार नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से तीसरा पॉइंट कहता है टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग, यानी कि कक्ष में एक शिक्षा उपयोगी वातावरण को जनरेट करना। शिक्षा उपयोगी वातावरण का अर्थ यहाँ पे है कि इस तरह का वातावरण, इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि बच्चा पढ़ने को तत्पर रहे, खुशी से पढ़े, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहे, वो ना ब्रेक हो, और वो रुचि ले कि आज कक्षा में टीचर मुझे क्या पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हमें लेसन प्लान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है सो दैट देयर इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्लास टाइम। देखिए, एक कक्षा के लिए हमें 25 से 35 मिनट तक मिलते हैं, डिपेंड करता है वहाँ का टाइम टेबल कैसा है। तो कई जगहों पे 40 मिनट 45 मिनट भी होता है। अब कैसे हम इस पर्टिकुलर टाइम को लुक्रेटिवली यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको उपयोगी बना सकते हैं, कैसे हम इसका अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें लेसन प्लान आपकी मदद करता है, आपको हेल्प करता है। आप स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे ना तो समय पूरा अच्छे से यूज़ होगा, वेस्ट नहीं होगा। अगर आप तैयारी से नहीं जाएंगे तो आप दाएं बाएं करेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे, बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो तरीके से नहीं होगा, लॉजिकल तरीके से नहीं होगा, जो हम लोग बात 1 और 2 पॉइंट में कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हुए, द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव सेट फॉर द टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट हेल्प्स अस। अगर हम एक पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें हम ज़रूर उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उसमें उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं, और वो हमें पढ़ाने में, शिक्षण में सहायता प्रदान करता है। तो अगर मैं उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करूँगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं आज कक्षा में किन उद्देश्यों को लेकर कक्षा में जा रही हूँ। उद्देश्य तो मुझे थोड़े बहुत पता होंगे क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, बट क्लैरिटी नहीं होगी, उनमें स्पष्टता नहीं होगी। तो लेसन प्लान हमें सहायता देता है कि हम निर्धारित करें शिक्षण उद्देश्यों को, कि आज मैं एज अ टीचर किन किन उद्देश्यों को लेकर कक्षा में अपना टॉपिक लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो कहता है कि मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज आर डिटरमाइंड बिफोर हैंड, यानी कि हम पहले से ही तैयार रहते हैं कि आज मुझे किस विधि, किस प्रविधि, किन व्यू रचनाओं द्वारा, किन तकनीकियों द्वारा मुझे आज कक्षा में पढ़ाना है। देखिए, हर प्रकरण को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। कहीं पे हमें चार्ट पेपर की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे हमें कोई गतिविधि, एक्टिविटी करनी पड़ती है, कई बार हमें कई प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग तरीके हैं। गणित वाला शिक्षक बोर्ड पे ही सारे सम्स सॉल्व करके दिखाते हैं, तो कोई हमें मान लीजिए अम्ल पढ़ाना है तो अम्ल पढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें मान लीजिए आज मुझे पार्लियामेंट पढ़ाना है तो बच्चे को मुझे सदन पढ़ाने के लिए उस सदन का एक पिक्चर होना चाहिए,
सदन की हिस्ट्री के लिए मैं एक चार्ट बना सकती हूँ, फ्लो चार्ट बना सकती हूँ। तो अलग अलग तकनीक है, उस तकनीक को मैं पहले से ही तय कर लेती हूँ। कक्षा में जाके आप तय नहीं कर सकते कि आज मुझे चार्ट पेपर से पढ़ाना है, लेकिन चार्ट पेपर तो बना ही नहीं। इसलिए लेसन प्लान हमें पहले से ही तैयार रखता है, बिल्कुल हम गियर्ड अप होते हैं कि आज मुझे कक्षा में क्या पढ़ाना है। वी आर ऑल रेडी विद आवर आर्म्स एंड एमिनेशन, हम अपने पूरे शस्त्र से और अस्त्र से तैयार रहते हैं कि आज कक्षा में मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और आखिरी पॉइंट जो है वो ये कहता है कि शिक्षक जो होता है पूर्णतः तैयार रहता है। देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं तो कक्षा में वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप घबराते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण तैयारी से गए हैं। जब आप तैयारी से जाते हैं तो आप अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी स्पष्टता के साथ बच्चों के समक्ष रख पाते हैं। और चूंकि आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीज़ें रख रहे हैं तो बच्चे भी समझने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए हमें लेसन प्लान की आवश्यकता होती है। अब जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पीछे कुछ न कुछ नियम कानून तो होते होंगे, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 3 मुख्य सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्लान शुड बी रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक होना चाहिए। दूसरा है प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी कि आपके पाठ योजना में लचीलापन होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है कि प्लान शुड बी कंक्रीट एंड स्पेसिफिक इन नेचर। अब पहला जो पॉइंट है कि रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि कोई चीज़ काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं से भी कोई बात कह दें। वो आपके समक्ष रियल, वास्तविक, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू द टॉपिक, पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए और बिल्कुल सूटेबल होनी चाहिए, जो उस कक्षा के लिए होनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत चीज़ें नहीं बता देनी चाहिए। जितनी उस कक्षा में उपयोगी हैं, जितनी बच्चे के लिए उपयुक्त है, सूटेबल हैं, उतना ही बताएं तो वास्तविक रहे। उसके बाद नेक्स्ट है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप प्लान बना के ले गए हैं और आप इफ़ यू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्लान ओनली, तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? क्योंकि आपकी कक्षा में मान लीजिए 25 से 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस, दैट मीन्स ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। अब हाउ कैन वन मेथड बी सुटेबल फॉर द अनदर? इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई बार एक मेथड सब पे काम कर जाता है, कई बार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग वे ऑफ टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप लेसन प्लान बना के गए हैं और कक्षा में जब रियल सिचुएशन में जाते हैं और किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप अपनी पाठ योजना से हटकर बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दैट मीन्स कि आप रिजिड नहीं हैं, आप पाठ योजना से बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हैं। So it is very necessary that there should be flexibility in your lesson planning. जब ज़रूरत हुआ तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया, थोड़ा सा बदलाव कर लिया। इससे हर बच्चे को लगेगा कि टीचर मेरे तरीके से पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं। अगला हमारा आता है, जो आपका प्लान होना चाहिए वो इस सिद्धांत को ज़रूर फॉलो करे, वो है सिद्धांत कंक्रीट एंड स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो पाठ योजना है वो अमूर्त होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने रियलिस्टिक की बात करी, जो भी चीज़ अमूर्त होगी, विशिष्ट होगी, वो रियलिस्टिक होगी, या जो रियलिस्टिक होगी वो अमूर्त और विशिष्ट होगी। अर्थात कि आपको स्टूडेंट्स को, यू हैव टू फीड स्टूडेंट्स विद इंफॉर्मेशन,
जानकारियाँ देनी, उनको ज्ञान देना है, लेकिन उनको उतना ही ज्ञान देना है जितना उनके लिए कंक्रीट है, जितना सही है, जितना उसके लिए उपयुक्त है, उतना ही देना है। उसके एज, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट, उसकी रुचि, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत के अनुसार ही देना है। क्यों देना है? ताकि वो उसकी सहायता कर सके आगे बढ़ने में। इट विल हेल्प द चाइल्ड टू मूव फॉरवर्ड। आप इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, इतना ही पाठ्य वस्तु पढ़ाएं कि अगली कक्षा में उसके आगे का वो पढ़ सके। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि पूर्व ज्ञान और जो नवीन ज्ञान होता है वो यही होता है कि उसका पूर्व ज्ञान क्लियर होना चाहिए। उतना ही दीजिए जितना उसकी उम्र, परिपक्वता, मैच्योरिटी के लिए सूटेबल है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन तीनों सिद्धांतों का। नेक्स्ट हम आते हैं लेसन प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं का। सबसे पहली विशेषता क्या है कि आपके जो लेसन प्लान आप बना रहे हैं उस लेसन प्लान के सारे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य जो आपने निर्धारित किए हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपको भी क्लियर होने चाहिए। ऐसे उद्देश्य ना बनाएं कि आप पूर्ण ना कर पाएँ, आप उनको अचीव ना कर पाएँ, उनको आप पा ना पाएँ। यानी कि उद्देश्य सिंपल, सरल, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से ही बनाने चाहिए। तो स्पष्ट होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि उद्देश्यों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्लियर नहीं होते कि ये उद्देश्य का मतलब क्या है। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम कक्षा में जाते हैं तो हम कुछ तय करके जाते हैं। आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट यू मेक अ चेक लिस्ट। आप एक लिस्ट बनाते हैं ना कि मुझे ये खरीदना है। ऐसे मार्केट नहीं चले जाते। फिर आप कई बार अगर जब ऐसे ही चले जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। वो हमें नहीं करना है। तो प्लानिंग में यही चीज़ होती है कि हम तय करके जाते हैं कि हम कक्षा में आज अपने कंटेंट से संबंधित कैसे, क्या, कितना पढ़ाएंगे और उसके लिए हमें उद्देश्यों का निर्माण करना ज़रूरी है। तो उद्देश्य हमें स्पष्ट होने चाहिए। दे शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आई हैव सेट फॉर माई टीचिंग ऑफ द लेसन टुडे। सेकेंड मेरा आता है कि द लेसन प्लान मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो क्लास टाइम होता है, कक्षा का जो हमें समय मिलता है, कई बार हम लेसन प्लानिंग करते हैं इतना लंबा बना देते हैं कि 30 मिनट ख़त्म हो जाते हैं और ना हमें पुनरावृत्ति का टाइम मिलता है। हम किसी प्रकार का रिवीजन नहीं कर पाते, रिकैपिटुलेशन नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू रिवाइज, वी आर नॉट एबल टू समराइज द लेसन, वी आर नॉट एबल टू गिव द होमवर्क। हम गृह कार्य नहीं दे पाते बच्चों से। तो हम अपने क्लास को एक क्लोजिंग सेरेमनी नहीं दे पाते, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते, उसको वाइंड अप नहीं कर पाते। बहुत एब्रप्ट हो जाता है, अचानक से हम ख़त्म कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेसन प्लान एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाना चाहिए और इस तरह से तैयार होना चाहिए कि जो टाइम मुझे मिला है मैं उतने ही टाइम में अपने लेसन प्लान को ख़त्म कर पाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट विशेषता जो एक लेसन प्लान की होनी चाहिए वो ये कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। अब स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब क्या है? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने सिद्धांतों की बात करी, प्रिंसिपल्स की बात करी कि भाई हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, हम खुद स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं। हम स्वयं के लिए लेसन प्लान तो बना रहे हैं लेकिन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मेरी सारी क्रियाएं बच्चे के चारों ओर घूमनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। मुझे उस कक्षा के अनुरूप, उस छात्रों के इंटेलिजेंस, दिमाग, काबिलियत के अनुसार मुझे वो प्लान बनाना है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक, मेथड शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट। देखिए हमने आपको पहले तो बता दिया कि भाई हम जो प्लान पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हमें तय करके जाने की ये विधि करूँगी, ये तकनीकी से पढ़ाऊँगी, इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाऊँगी। बट
छोटे बच्चे अगर आपके पास हैं तो आपको देखना है कि आप कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। बड़े बच्चे आपके पास हैं तो आपको तय करना है कि व्हाट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यू आर टीचिंग। कौन सी क्लास के बच्चे हैं, 6th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, बिकॉज द टेक्निक्स द मेथड्स वेरी फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो छात्रों के अनुसार ही आपकी विधि प्रविधियाँ होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट मस्ट बी सिंपल, क्लियर, ईजी एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को समझ में आना चाहिए। जो भी आप स्पष्टीकरण, जो भी आप कक्षा में पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, वो बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बहुत सरलतम भाषा में होना चाहिए। जो शब्दों का, जो वाक्यों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए, सरल होने चाहिए और बच्चों को समझ में भी आने चाहिए। और नेक्स्ट आपका आता है कि जो टॉपिक हम बच्चों को आज पढ़ाने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले, उसको प्रस्तावित करने से पहले, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न अवश्य करिए। इन प्रश्नों को हम आगे चल के जानेंगे, इनको इंट्रोडक्टरी यानी कि प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट क्लास में जाके डायरेक्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कर सकते कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, बच्चों आज हम प्रदूषण पढ़ेंगे, बच्चों आज हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, बच्चों आज हम हार्ट पढ़ेंगे। ऐसे नहीं, पहले जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी एक भूमिका बनानी होती है, उसका एक इंट्रोडक्शन तैयार करना होता है, जिससे आप बच्चों को नवीन ज्ञान, नए टॉपिक की ओर ले जा सकें। उसके लिए आपको जो पहले से बच्चे को आता है, चाहे वो टॉपिक से संबंधित कुछ सरल चीज़ ही क्यों ना हो, कुछ आसान सी चीज़ क्यों ना हो, वो ज़रूर पूछें। उससे क्या होता है कि जो एक लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, यानी कि तत्परता का नियम, यानी कि बच्चा तैयार हो जाता है कि अरे जो मैं जानता था उसी में आप आगे कुछ मैं नया जानने, पहचानने, समझने जा रहा हूँ। सो देयरफॉर we should ask proper questions which are related to the previous knowledge। पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, या ऐसे क्वेश्चन जो नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान से जो उसको पता चला है वो उसको अप्लाई कर सके। इस तरह से कॉम्प्रहेंसिव या बोधात्मक तरह के प्रश्न हमें पूछने चाहिए। तो इससे छात्र को एक लिंक मिल जाता है, एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित कर लेता है कि मैं तो ये जानता था और आज मैं जो नया पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं पहले से जानता था उसका उसके साथ कुछ न कुछ संबंध है। तो वो पढ़ने को तत्पर होगा, तैयार होगा, रेडी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा आता है कि जो मेरी जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है, वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है लेसन प्लान में। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बहुत सारे भर दें, ये नहीं कि आप बहुत सारे या तो स्पष्टीकरण ही स्पष्टीकरण भर दें। जब आप स्पष्टीकरण देंगे ना, जब आप समझा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, क्लासरूम बहुत बोर हो जाता है कि आप बोलते चले जा रहे हैं, आप समझाते चले जा रहे हैं, आप कहते चले जा रहे हैं, बच्चा सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, थोड़ी देर में उसका इंटरेस्ट, वो रुचि खत्म हो जाएगी और थोड़ी देर में वो अपने दिमाग के पट भी बंद कर देगा। तो क्या करना चाहिए, बहुत अपने लेसन प्लान को बैलेंस्ड रखिए, स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन उस स्पष्टीकरण में बीच बीच में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछिए। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग। तो बोधात्मक प्रश्न पूछिए, कुछ नए स्पष्टीकरण से पहले कुछ लिंक करने वाले प्रश्न पूछिए, ताकि बच्चे का जो नए टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग पॉइंट आप उठा रहे हैं, शिक्षण बिंदु आप ले रहे हैं, उनमें एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता बनी रहे। बच्चे को आपको उसकी रुचि खत्म नहीं होने देनी है, उसकी रुचि कम नहीं होने देनी है, उसको तत्पर रखना है समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन सब होना चाहिए, लेकिन बैलेंस में। कौन से एड्स यूज़ करेंगे, आप कोई सहायक सामग्री यूज़ करें, चार्ट, मॉडल, एक्सपेरिमेंट, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं वो तैयारी से लाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक कक्षा में 6-7 चार्ट पेपर दिखा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक तो आपका कोर्स नहीं ख़त्म होगा, आपको समय कम पड़ जाएगा। इसलिए एड्स भी बैलेंस्ड वे में यूज़ करें, तकनीकी बैलेंस वे में यूज़ करें, और अपने जो प्लान है, जो आपने पढ़ाया है, जो लेसन आज आपने पढ़ाया है या तैयार किया है, उसकी समरी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसको एक सारांश मिल सके, कि एक निचोड़ मिल सके कि आज मैंने क्या पढ़ा है। और लेसन प्लान में गृह कार्य ज़रूर होना चाहिए। गृह कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
जो आपने पढ़ाया सिर्फ उसी से संबंधित होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चा रुचिपूर्ण तरीके से कर सके। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी कि एक अच्छे लेसन प्लान में क्या होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लेसन प्लान जो होता है वो क्या होता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्यों हमें करना चाहिए और उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। लर्नर्स, माई नेक्स्ट वीडियो विल बी डिफरेंट अप्रोचेज टू लेसन प्लान। हम किन किन तरीकों से लेसन प्लान बना सकते हैं। लेसन प्लान बनाने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भी जानते हैं किसी एक चीज़ को करने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं, एक सवाल को हल करने के लिए कई तरीके होते हैं। उसी प्रकार से लेसन प्लान बनाने के भी अलग अलग उपागम, अलग अलग अप्रोच होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लिसन टू इट, subscribe to my channel and share it with your other friends. Thank you so much.